तो है गाइस, कैसे हुआ आप लोग। तो स्वैलो स्टार 2 ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 351 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे फाइनली लू फेंग अपने से इल्यूजन से बाहर आ चुका होता है, और इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि लार्ज ह्यूनन हॉल के बाहर खड़ा होता है और ह्यूनन सिटी के स्ट्रीट्स में घूम रहा होता है। वो वहाँ पे घूमते हुए कई सारे सिविलाइजेशंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उनकी आर्किटेक्चर स्टाइल्स को और साथ में डाइवर्सिफिकेशंस को, हर एक चीज़ को देख रहा होता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि मोस्टली प्रैक्टिशनर्स जो मौजूद हैं वो एक ह्यूमनाइड फॉर्म में रहते हैं। वहीं पे कुछ और की बात करें तो कुछ अपने रेशियल कैरेक्टरिस्टिक को भी मेंटेन करते हैं और कुछ तो अलग ही तरह के प्राणी मौजूद होते हैं। कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स भी वहाँ पे लेकर रह रहे होते हैं, जिसको देखकर लू फेंग सोचता है कि यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो ओरिजिन वर्ल्ड्स के काउंटलेस दुनियाओं से आए हुए हैं और बिलियंस ऑफ अदर वर्ल्ड से आए हुए हैं। ये सभी अपने वर्ल्ड की सिविलाइजेशंस को लेकर आए हुए और ये अपने ऊपर एक छाप जरूर छोड़ते हैं, लेकिन इन सभी का एक कॉमन चीज जरूर है। भले ये दूसरी दुनियाओं से है, लेकिन इनके बीच में एक समानता, वो ये कि इन सबका एक ही मकसद है, केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू करने का। अब लू फेंग ने अपने सेमी ह्यूमन लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को कॉम्प्रीहेंड कर रखा था। वो नियरली परफेक्शंस पे आ चुकी थी, बस एक हल्की सी झलक काफ़ी थी उसको इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिलहाल में लू फेंग को ब्रेक थ्रू करना फिर से बाकी है, जिसके साथ हमें बताया जाता कि लू फेंग ने लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स में कुछ ज़्यादा ही रिसर्च कर रखी थी। कुछ तो उसने हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन में भी रिसर्च कर रखी थी, जिसकी वजह से उसकी ह्यूमन लाइफ फॉर्म की इनेट प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लू फेंग इन सबको याद करते हुए कहता है कि जो लाइफ और केजुअल के जो लाइफ केजुअल के अंदर मौजूद है और जो केजुअल के बाहर जो लाइफ मौजूद है, उनके बीच में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक लोअर डायमेंशन में रहते हैं तो वहीं पे केजुअल से बाहर हायर डायमेंशंस में रहा करते हैं। और लू फेंग इन्हीं सबको याद कर रहा था कि कैसे अर्थ पे ये सभी रिजेंबल किए गए होते हैं, कि कैसे एक बंदा कमजोर होता है और एक बंदा गॉड होता है। लू फेंग इसकी एक्सप्लेनेशंस को यहाँ पे पा रहा होता है कि कैसे हम लोग तो अभी तुच्छ से प्राणी हैं, गॉड्स तो वो लोग बंदे हैं जो कि केजुअल से निकल चुके हैं। ऑफ कोर्स लू फेंग भी आगे चलकर गॉड बनेगा ही, जिसके साथ लू फेंग कहता है कि केजुअल के अंदर की बात करें तो सेमी ह्यूमन लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ ये मेरी लिमिट तक आ चुकी है, जो कि फर्दर एडवांसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकैपेबल है। लेकिन मैं केजुअल के बियॉन्ड जाऊँगा तो एक हायर लेवल डायमेंशन बेइंग जरूर बन जाऊँगा, जिसकी वजह से मेरी जो एम्पलीफिकेशन है वो काउंटलेस टाइम तक बढ़ जाएगी, मेरी पावर्स काउंटलेस टाइम्स तक चली जाएगी। सेमी ह्यूमन लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ ये एक पेंटिंग के जैसी होती है, इंट्रिकेट होती है, लेकिन इसके अंदर फाइनाइट रिजोल्यूशन ही होती है, जिसके साथ बहुत बकवास की जाती है। मतलब पता नहीं ये एपिसोड्स में अलग से ही सीन बना दिया गया होता है, जो कि इस एपिसोड में लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके साथ लू फेंग और भी बकवास करता है। लू फेंग कहता है कि जितना ज़्यादा मैं कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं सेमी ह्यूमन लॉ और ह्यूमन लॉ के बीच के गैप के बारे में समझ पाता हूँ। इनके गैप उतने ही बड़े होने जाते हैं। लेकिन लू फेंग कहता है कि लेजेंड के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रैक्टिशनर्स एक सिंगल स्टेप में असेंड कर सकता है, वो अपने ह्यूमन लेवल लॉज को डायरेक्टली सेमी ह्यूमन लेवल तक ले जा सकता है, वो अपने सीयर फोर्स विल का यूज कर सकता है। लेकिन ऐसे किस्से कहानियाँ सिर्फ प्रैक्टिशनर्स के बीच में ही रहकर रह जाते हैं, कोई भी बंदा ऐसा कर ही नहीं पाया। मतलब ये उसी पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि कैसे एक लोअर लेवल से डायरेक्टली अपर लेवल 3 लेवल होता है, तो कोई भी लेवल को स्किप करके जा सकता है, लेकिन वो स्किप नहीं होते हैं। आई होप आपने पिछले वाले एपिसोड्स को देख रखे होंगे, जिसके साथ लू फेंग इन सब की बातें कर रहा होता है कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है कि एकदम से अल्टीमेट अवेकनिंग के साथ आप हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को अचीव कर ले। एक इंस्टेंट रिलीफ ये काफ़ी ज़्यादा होती है और ये एक अभी तक मिथ ही बना हुआ है। इसके साथ लू फेंग ये भी कहता है, मतलब बहुत बकवास की जा रही है, इसके साथ लू फेंग बोलता है कि सेमी ह्यूमन लॉ एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और मेरी ह्यूमन लेवल लॉ एटलीस्ट मिलियन टाइम्स जानी चाहिए, तभी मैं जाकर अपने मिस्ट्रीज को और भी अच्छे से समझ जाऊंगा। ये
मिलियन टाइम्स नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियन टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब लू फेंग अपनी कल्टिवेशंस के बारे में ही बातें कर रहा होता है। लू फेंग कहता है कि मैंने इतने लंबे अरसे से अपने इस हार्डशिप को सहा है, सेमी ह्यूमन डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ पे गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक फाइनल स्पिरिचुअल रेजिडेंस में लैक कर रहा हूँ। आखिरकार मैं एक ह्यूमन लेवल डॉ पे डायरेक्टली लीव करके कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अब लू फेंग यहाँ पे कहना चाहता है कि देखो मैंने काफ़ी मशक्क़त की है, मैं काफ़ी लंबा ज़िंदगी जी चुका हूँ और मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। तो यार ये मैं कहना चाहूँगा कि लू फेंग अभी भी बच्चा है उन सब प्रैक्टिशनर्स के सामने जिन्होंने किया इन्फिनाइट ईयर्स तक खुद को जिंदा रख रखा है। वो तो लू फेंग की कल्टिवेशन तो स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी है कि लू फेंग सिर्फ कुछ ही 5000 ईपोज में ही इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लू फेंग बन चुका है। फिर भी ये बंदा कह रहा है कि मैं स्लो हूँ, मतलब हद है यार। जिसके साथ लू फेंग आसमान में देखने लगता है जहाँ पे वो अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन से डार्क होली रेलम के हर एक मेम्ब्रेन को चीर कर देख पा रहा होता है, उनके रहस्य को देख पा रहा होता है कि वहाँ पे कौन कौन से रहस्य छुपे हुए थे। वो स्पेस के मिस्ट्रीज तक को देख पा रहा होता है। अब सेमी ह्यूमन डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ उसके रीच कहीं अंदर था। लू फेंग ये महसूस कर पाया था कि वो आराम से सेमी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ तक पहुँच जाएगा, उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी ही नहीं, लेकिन वो बस रोके हुए था ताकि वो उसको परफेक्ट कर सके। लेकिन लू फेंग इस बात से कंफ्यूज था कि आखिरकार जब मेरी डॉ सेमी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ पर चली जाएगी सेमी ह्यूमन लेवल तक, तो उसके बाद क्या आएगा, आखिर उसके बाद कौन सी लेवल आती है। लेकिन लू फेंग इन सबको रिजॉल्व करते हुए कहा था कि अभी के फिलहाल सिर्फ एक स्टेप को ही लेना होगा, जब मैं उस लेवल तक आऊँगा तो मैं सोचूंगा। जिसके साथ लू फेंग फाइनली बॉक्जू के केव रेजिडेंस के पास जाता है जहाँ पे बाइन और चीजंग भी मौजूद होते हैं। और तभी लू फेंग वहाँ पे आता है तो उन तीनों को अपने लू फेंग के काउजन इफेक्ट से पता चल जाता है कि लू फेंग फाइनली बाहर आ चुका है। वैसे भी बाहर आकर लू फेंग को ग्रीट करने लगते हैं। बॉक्जी लू फेंग को स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रदर लू फेंग कॉन्ग्रेचुलेसन्स, फाइनली 4300 ईपोज के बाद तुम फाइनली अपने सेक्लूजन से बाहर आए हो। जिसको सुनकर लू फेंग स्माइल करता है। इसके साथ हमें यह बताया जाता है कि इन 4300 ईपोज के दौरान लू फेंग ने सिर्फ एक दफ़ा ही अपने आप को बाहर निकाला था, लेकिन उसमें भी उसने अपने कमजोर से क्लोन को बेचा था ताकि वो गॉड एम्पर म्यूजिक और बाकी से कंपनसेशन ले सके, जो कि होते हैं 7.5 ट्रिलियंस ह्यूमन क्रिस्टल, जो कि उसने सिर्फ इसी को भेजने के लिए लगाए होते और साथ में उसने पूरा टाइम अपने कल्टिवेशंस में दिया होता है। इसके साथ लू फेंग उन तीनों के साथ केव में आता और साथ में बैठता है, जहाँ पे एक बंदा चीजंग कहता कि ब्रदर लू फेंग तुम्हारे इस 4300 ईपोज के कल्टिवेशंस के दौरान काउंटलेस प्रैक्टिशनर ह्यूमन सिटी में आते हैं ताकि वो तुमसे मिल सके और तुमसे गाइडेंस ले सके। इसके साथ बॉक्स ये भी कहता है कि यार सेमी ह्यूमन लेवल के बाद पहुंचने के बाद वहाँ पे उन्हें कोई भी डॉज नहीं मिल रही होती है और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स एक इनविजिबल रियलम एग्जिस्टेंस से एक छोटी सी हिंट लेने को तरस जाते हैं, जिसको सुनकर लू फेंग हामी भरता है। इसके साथ लू फेंग को भी ये अच्छे से पता था कि यार वो आगे का रास्ता तो देख सकता है। उसे ये भी पता था कि आखिरकार एक सेमी ह्यूमन डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ के बाद जो रास्ता होने वाला है वो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाने वाला है। इसके साथ बाइन जोड़ते हुए कहता कि लॉन्ग जी डून और साथ में गॉड एम्पर जी के उन्होंने भी अपनी सहमति दिखाई कि वो दोनों आपसे मिलना चाहते, जिसको देखकर लू फेंग भी इंटरेस्टेड हो जाता और कहता कि ओ वो दोनों भी मुझसे मिलना चाहते हैं। अब लू फेंग इन दोनों के बारे में जानता था कि ये कितने ज़्यादा पावरफुल है और ये भी एक इनविजिबल रियलम के बंदे बन चुके हैं। जिसके साथ वो कहता कि यार इनसे मैं बात करूंगा तो मुझे भी उन सबसे कुछ जानकारी मिल सकती है डॉज के बारे में, ताकि मैं अपने आप को भी पावरफुल बना सकूं। लेकिन इसी के साथ लू फेंग उन तीनों से पूछता कि बाय द वे मैंने तुम सबसे लाइफ एंड डेथ रिलेटेड सीक्रेट ट्रेजर्स के बारे में पूछा था कि तुम्हें उन्हें एक्यूमुलेट करके रखना, तो क्या तुमने उनको एक्यूमुलेट करके रखा था। इसको देखकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बॉक्जी एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, हमने ये बात चारों तरफ फैला दी थी, जिसकी वजह से आपकी जो करंट रेपुटेशन से बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स आपको अपने सीक्रेट ट्रेजर्स बेचने को तैयार हो चुके हैं और हमें इसके कारण टॉप 5 को चूज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है और इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग आपका इंतजार करेंगे, आप ही उन टॉप 5 को सिलेक्ट करना। जिसको सुनकर लू फेंग कहता है ठीक है। जिसके साथ लू फेंग ये कहता है कि तुम्हें 5 की जरूरत नहीं है, सबसे बेहतरीन 20 को सिलेक्ट करो और मेरे पास लाओ, मैं उनको अपने अंदर बुलाऊंगा और मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा, जो मुझे पसंद होंगे मैं उन्हें खरीद लूंगा। मतलब वो पिछले ट्रांजैक्शंस के जैसे ही होने वाले हैं।
जिसके साथ बॉक्जी कहता है कि ठीक है, मैं 20 प्रैक्टिशनर्स को जल्दी ही समन करता हूं। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि आप प्रैक्टिशनर्स जो कि ट्रू विच लिनेज से आते थे वो भी इन सबको देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे गॉड एम्पर लू फेंग अपने उस केव से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे बॉक्जी भी उस न्यूज़ को चाहता फैला देता है कि हाँ देखो ऐसी ऐसी बात है और लू फेंग बाहर निकल चुका है, और साथ में और भी चीज़ें फैला देता है कि हाँ लू फेंग ट्रेजर्स को लेना चाहता है। अब यहाँ पे लू फेंग की बातें तो फैल चुकी थी, लेकिन जो बंदे जैसे सिटी लॉर्ड फ्रैंकिया और दूसरे गॉड एम्पर जो कि लू फेंग से पहले मिल चुके हैं, वो लू फेंग के काउजन इफेक्ट से उसके पिन पॉइंट लोकेशंस के बारे में पता कर लेते हैं। क्योंकि लू फेंग चाहता तो अपने पिन पॉइंट लोकेशंस को किसी को नहीं पता चलने देता, अपने काउजन इफेक्ट को छिपा लेता था, किसी को घंटा पता चलता। लेकिन लू फेंग इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि लू फेंग को अभी मारना किसी के बस की बात थी ही नहीं, जब तक कि ये कोई वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म कैद से आज़ाद ना हो जाए और उससे लू फेंग को फाइट ना करना पड़ जाए। हो सकता है कि आगे चल के हमें ऐसे मंजर को दिखाया भी जाए जहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स कई सारे वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को आज़ाद कर देता है, और वहीं पे इनविंसिबल वेलम के बंदे उन वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से फाइट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है ही नहीं जिससे कि लू फेंग फाइट कर सकता है। एक तो जी के आके फाइट करने वाला, लेकिन उसकी पावर्स लू फेंग के आसपास नहीं, बस वहाँ तो लू फेंग अपनी पावर्स को शो करेगा। इसके साथ बहुत सारे प्रैक्टिसर्स गॉड एम्पर बॉक्जी के केव रेजिडेंस के पास आना शुरू करते ताकि वो लू फेंग से मिल सके। जिसके साथ हमें बाकी के काउंटलेस प्रैक्टिशनर्स को दिखाया जाता है जो कि आने लगता है, और इसी के साथ लॉन्ग डाउजिन और गॉड एम्पर जीके को भी लू फेंग के बाहर आने की न्यूज़ मिल जाती है। वो कहते हैं फाइनली वो बाहर आ चुका है, और दोनों गॉड एम्पर लू फेंग से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले होते हैं। उसी के साथ कई सारे बंदे गॉड एम्पर बॉक्जी के केव में भी आ जाते हैं। बॉक्जी, बायान और चीजेंग अपने क्लोन्स को वहाँ पे भेजते ताकि वो विजिटर्स को बुला सके, वेलकम कर सके, और सब लोग को कहते हैं एवरीवन, सब लोग कोर्टयार्ड में बैठ जाओ। गॉड एम्पर लू फेंग ने सबसे पहले दूसरे गेस्ट को देखना है, तो आप सबसे वो बाद में मिलेंगे। इसके साथ क्राउड्स काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुकी होती है, जिन क्राउड्स में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल एंटिटीज मौजूद होते हैं। लॉन्ग डाउजिन और गॉड एम्प्रेस जीके के अलावा वहाँ पे लगभग 300 पीक लेवल के एग्जिस्टेंस ऑलरेडी आ चुके होते हैं। एडिशनली वहाँ पे काउंटलेस सेमी ह्यूमन डाउज इलाइटमेंट प्रैक्टिशनर्स और सेमी ह्यूमन ब्लड लाइन प्रैक्टिशनर्स भी गैदर हो चुके थे। उनकी संख्या मिला जुला कर देखी जाए तो 10,000 तक जा चुकी थी, और अभी भी वो प्रैक्टिशनर्स की संख्याएं बढ़ती जा रही होती हैं। बॉक्जी और उसके कंपेनियंस इन सबको मैनेज कर रहे होते हैं। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं बस लू फेंग का फेवर पाने के लिए। लू फेंग इन सबको भी फेवर भी करेगा, क्योंकि इन सब ने ऑलरेडी लू फेंग से उस समय रिश्ता बनाया था जब लू फेंग इनके लेवल पे ही होता है। इसके साथ बॉक्जी उन सबसे क्या था कि गॉड एम्पर लू फेंग ने प्रॉमिस किया है कि वो आज यहाँ पे हर किसी से मिलेंगे, इसलिए जल्दी करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। जिसके साथ वहाँ पे बहुत सारे बंदे कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी हमें कोई जल्दी नहीं है, हम लोगों ने 4300 ईपोस तक इंतजार किया, हम लोग थोड़े से पेशेंस के तो सह ही सकते हैं। जिसके साथ कोई भी बंदा लू फेंग के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत तक नहीं करता, क्योंकि वो जानते थे कि अगर लू फेंग गुस्सा हुआ तो उनके साथ जो हौसला होने वाला है तो बुरा नहीं होगा, लेकिन वो कभी भी आगे चल के लू फेंग से मिल ही नहीं पाएंगे। जिसके साथ हमें केव ड्वेलिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले लू फेंग उन 20 प्रैक्टिशनर्स को समन करता है। उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होती है, कुछ की स्ट्रेंथ तो पीक लेवल पावर्स तक थी, कुछ की स्ट्रेंथ तो लेट स्टेज गॉड एनलाइटमेंट एम्पर लेवल पे होती है। जिसके साथ लू फेंग उन सबको बुलाता है और कहता है प्लीज़ सबको अपने ट्रेजर्स को निकालें, मैं जिसको खरीदना चाहूँगा मैं बता दूंगा, और मैं आप सभी को एक फेयर प्राइस देने को भी तैयार हूँ, तुम लोग बेचोगे या नहीं ये सब तुम पे निर्भर करता है। जिसके साथ वहाँ पे प्रैक्टिशनर्स एक एक करके बोलने लगते हैं कि मैं अपने ट्रेजर्स को गॉड एम्पर लू फेंग को गिफ्ट करना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स बोलने लगते कि मैं लू फेंग को बेचना नहीं चाहता, बल्कि मैं लू फेंग को गिफ्ट देना चाहता हूँ, गिफ्ट के रूप में बिना पैसे के। जिसको सुनकर वहाँ पे सारे लोग एक एक करके यही बोलने लगते कि हम लोग लू फेंग को मतलब गॉड एम्पर लू फेंग को देने वाले हैं गिफ्ट के तौर में। मतलब देख रहे हो लू फेंग उन सबको खरीदने के लिए बुलाता, लेकिन ये सभी गिफ्ट में देने को तैयार होते फ्री फंड के लिए। इसके साथ एक एक करके सभी बोलने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे गिफ्ट करने की बात क्यों की जा रही है, ये इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने लू फेंग को गिफ्ट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने लू फेंग पे एक फेवर कर दिया, और उनके बीच में और लू फेंग के बीच में एक काउजन इफेक्ट का रिश्ता बन जाएगा। मतलब एक काउजन इफेक्ट का जुड़ाव हो जाएगा, जिससे कि हो सकता है कि लू फेंग को आगे चलकर उनकी मदद करनी पड़ जाएगी। आपको पता है फेवर कितनी बड़ी चीज़ होती है इन सब एनिमेस डोंगवा में, रियल लाइफ में तो फेवर की तो बात ही छोड़ दो। जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे इन सब के बारे में सोचने लगता है। अब लू फेंग की बात करें, अगर वो काउजन इफेक्ट की केयर करेगा तो
वो आगे चलकर फ्यूचर में जब उन्हें खतरा होगा तो उन्हें जरूर रिपे करेगा। लेकिन जैसे जैसे लू फेंग स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो उसकी जो काउजन इफेक्ट की वैल्यू होगी वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जितने भी प्रैक्टिशनर हैं जो कि डार्क रियलम में आ चुके हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं होते हैं। उन्हें पता था कि यहाँ पे गिफ्ट करना ही सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल तरीका है, ना कि बेचने से, क्योंकि लू फेंग जैसे प्रैक्टिशनर्स को गिफ्ट दे दिया जाए, फेवर ले लिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इनविजिबल विलन से फेवर ले पाना सच में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग डायरेक्टली मना करता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम सबको एक फेयर प्राइस देने वाला हूँ। अब इसके लेवल जो थी लू फेंग की, तो ये लाइफ एंड डेथ ट्रेजर्स ये सिर्फ उसके हॉरिजन्स को ब्रॉडन करने की कोशिश की थी, इसके कल्टिवेशंस को सिर्फ मदद कर सकती थी। यहाँ पे कोई भी उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि लू फेंग उन्हें फेवर के रूप में और गिफ्ट के रूप में ले। मतलब लू फेंग ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उन्हें ये ट्रेजर्स की ज़रूरत नहीं थी, बस वो ले रहा था ताकि वो थोड़ा सा अपने इनहांस कर सके अपने बाकी के अंडरस्टैंडिंग को, जिसके साथ लू फेंग अभी के फिलहाल में गिफ्ट लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता था कि आखिरकार फेवर लौटाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके साथ बोगजी गॉड एम्पर बोगजी अपने साइड से कहते हैं कि चलो सबको अपने ट्रेजर्स निकालना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर तुम सबको पता है गॉड एम्पर लू फेंग किसी से भी फेवर नहीं लेने वाला है। इसके साथ वो सब समझ चुके थे कि यार वो सब तो अब ट्रेजर्स गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती और अपने ट्रेजर्स को बाहर निकाल के लू फेंग को दिखाने लगते हैं। लू फेंग एक एक करके उन सभी को देखता है। अब लू फेंग की जो डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड हो चुकी थी। वो एकदम से उन ट्रेजर्स को देखता है, एकदम से जज कर लेता कि हाँ ये किस टाइप के ट्रेजर्स हैं। और लू फेंग सोचने लगता है कि ये सभी ट्रेजर्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि कुछ तो कैजुअल से ब्रेक थ्रू करने वाले एग्जिस्टेंस ने बना और कुछ तो नेचुरली बॉर्न ट्रेजर्स होते हैं। ये सब के वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं, जिसके साथ लू फेंग उन 20 में से 9 सीक्रेट ट्रेजर्स को चूज करता है। उन सबको ऑफर करते हुए कहा था कि मैं इन सभी 9 को खरीदना चाहता हूं। लू फेंग ने डार्क रियलम के स्टैंडर्ड प्राइस से दुगने प्राइस देने का वादा कर दिया कि हाँ मैं तुम सबको दुगने प्राइस देने वाला हूं। मतलब सिंपली लू फेंग उन सबको दुगने दाम पे खरीद के उन सबको भी मन खुश कर देने वाला था, क्योंकि लू फेंग के पास अब पैसों की कमी थोड़ी ना है। जिसके साथ लू फेंग उन सारे ह्यूमन क्रिस्टल्स को इन्वॉल्व करता है, जिसके साथ वहाँ पे ये बंदे देख कर कहते हैं कि गॉड एम्पर लू फेंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा जेनरस और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डबल प्राइस मिल रही थी, तो इससे बड़ी उनके लिए खुशी की बात क्या ही हो सकती है। ये उनके लिए इनक्रेडिबल डील होती है और सब लोग राजी हो जाते कि हम लोग इसको बेचना चाहेंगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उन 9 सिलेक्टेड ट्रेजर्स के अंदर 8 प्रैक्टिशनर्स एग्री करते कि हम इसको बेचना चाहते हैं। सिर्फ एक ही प्रैक्टिशनर्स होता है जो कि हेसिटेट करता है कि क्या मुझे इसको बेचना चाहिए या फिर नहीं। जिसके साथ बोगजी उसको देखकर कहता है उस बंदे को जो कि मना कर रहा था, जो हेसिटेट कर रहा था, कि देखो गॉड एम्पर चैम्पू, गॉड एम्पर लू फेंग तुम सबको 500 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल दे रहे हैं। मतलब उसी गॉड एम्पर चैम्पू को उसको 500 बिलियन, कोई 5 बिलियन नहीं, 10 बिलियन नहीं, 500 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल दे रहे हो उसके ट्रेजर्स को लेकर। तो वहाँ पे उसे कहा था कि इतने पैसे तुमको मिल रहे हैं तो आखिरकार तुम हेसिटेट क्यों कर रहे हो। जिसके साथ लू फेंग इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम आज़ादी से ट्रेड कर सकते हो। लू फेंग मना भी नहीं करेगा, लू फेंग को कुछ घंटा भी नहीं फर्क पड़ता कि तुम अपने ट्रेड्स को बेचोगे या फिर नहीं। लेकिन वहाँ पर वो चैंगफो बंदा कहता है कि ये मेरी जो ट्रेजर्स है वो एक नेचुरली बॉर्न ट्रेजर्स है, जिसे कि एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन के बॉडीज के अंदर नेचर किया गया है और ये एक्सट्रीमली प्रोफाउंड भी है। मुझे यकीन है कि इसकी प्राइस 1 ट्रिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स है। वो लू फेंग की तरफ देखने लगता है। मतलब ये वही बात होगी कि तुम्हें दुगना मिल रहा है लेकिन फिर भी तुम बेचना नहीं चाहते हो। और यहाँ पे इसने प्राइस 4 गुना कर दिया होता है। मतलब इसकी प्राइस ओरिजिनल तो होती 250 बिलियन, लेकिन इसने 4 गुना करके 1 ट्रिलियन कर दिया था, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि ये गॉड एम्पर चैम्पू एक सेमी ह्यूमन डॉल इलाइटमेंट प्रैक्टिशनर्स होता है और इसने इस ट्रेजर्स को होमवर्क से ऑब्टेन किया था और ये उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई की भी बराबर नहीं होती। मतलब कह सकते हो इसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई सिर्फ few 100 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल ही होती है। और इस समय उसने अपने माइंड को बना लिया था कि या तो वो लू फेंग को ये गिफ्ट फ्री में दे देगा या फिर वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर
करेगा। अब यहाँ पे बॉक्जी, बायन और चीजें और बाकी जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे वो उसके प्राइस को सुनकर हैरान हो जाते कि क्या 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये इतने बड़े से प्राइस को अपने गॉड एम्पर लू फेंग के सामने प्रस्तुत कर सके। मतलब कि यहाँ पे गॉड एम्पर चांगफू काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि यार उसके ओरिजिन वर्ल्ड के पास क्लोन्स है और उसके दूसरे क्लोन से, तो उससे कोई डर नहीं था कि यार ये लू फेंग में क्या ही बिगाड़ेगा, और उसे मौत का तो कोई डर ही नहीं था। वो कहते हैं ना, तुम जब तक अमर हो तुम्हें मौत का कोई डर नहीं होता। अगर लू फेंग उसके सोल पॉल्यूट कर दो कि उसके बस की बात नहीं है, लू फेंग इतना पावरफुल नहीं है और लू फेंग ऐसा करे भी नहीं कि वो उसके सोल पॉल्यूट को ही मार डाले, ऐसी बात नहीं है, लू फेंग नहीं करेगा, इसलिए उसे बंदे को डर नहीं होता है। जिसके साथ गॉड एम्पर चांगफू सोचने लगता है कि मैंने सुना है कि गॉड एम्पर मेंगजू और साथ में बाकी से लू फेंग ने 7.5 ट्रिलियन हिनवन क्रिस्टल्स को ऑब्टेन किया है, तो गॉड एम्पर लू फेंग के लिए 1 ट्रिलियन सिर्फ एक पॉकेट के चेन जैसा होगा। और यार बात करें इस इनेट सीक्रेट ट्विस्ट की, तो ये इस राइट प्रैक्टिशनर्स को ग्रेट अपील दे सकती है। मुझे लगता है कि लू फेंग इसको इतने हाई प्राइस में भी जरूर खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पे गॉड एम्पर लू फेंग जो कि अपने लू फेंग होता है वो गॉड एम्पर चांगफू के हाथों से वही गोल्डन बोन स्टाफ की तरफ देखने लगता है। अब इस गोल्डन बोन स्टाफ के अंदर लाइफ एंड डेथ की मिस्ट्रीज छिपी हुई थी और ये पाम रियलम सीक्रेट से स्ट्रॉन्गर थी और इसकी एक स्ट्राइक किसी लाइफ एंड डेथ को डिटरमाइन कर सकती है। लेकिन लू फेंग यहाँ पे सिंपली कहता है कि मैं इन आटों को ही लूंगा। वो उसको मना कर देता कि जाओ तुम बाहर में जाओ, क्योंकि हमें पता है लू फेंग कैसा बंदा है, उसके सामने तुम लालची बनने की कोशिश करोगे तो तुम अपने चांस को गवा दोगे। जिसके साथ लू फेंग उन सभी की तरफ 8 स्टोरेज रिंग फेंकते हैं जिसके के अंदर एग्रीड अमाउंट ऑफ ह्यूमन क्रिस्टल भरे पड़े होते हैं और 8 बंदे उस ट्रेजर्स को ले लेते हैं। वो भी एग्री कर लेते कि हम लोग लेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए वो गॉड एम्पर लू फेंग को धन्यवाद भी करते हैं। अब गॉड एम्पर फू इस चीज़ को देखकर सोचने लगते हैं कि आखिरकार मैंने सिर्फ 500 बिलियन प्राइस को बढ़ाया, लेकिन आखिरकार गॉड एम्पर लू फेंग इसको लेने से मना कैसे कर सकते हैं। मतलब बंदे की हैसियत तो देख रहे हो, इसकी हिम्मत तो देख रहे हो कि बंदे की जो ट्रेजर्स की प्राइस है वो 250 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल है, लेकिन इसने यहाँ डायरेक्टली 4 गुना कर दिया और ये सोच रहा है कि लू फेंग उससे 4 गुना प्राइस में उसके ट्रेजर्स को खरीदेगा। भले ही लू फेंग इनविंसिबल वर्ल्ड पे आ चुका है, भले ही पैसा अता हो चुका है, अंबानी भी उसके कदमों में पता नहीं कुछ भी बोल दो, वहाँ पर वो भी करेगा, लेकिन आखिरकार इसने सोचा कैसे कि आखिरकार ये उसे 4 गुना में बेचेगा। लू फेंग उसको खरीदने वाला भी नहीं, क्योंकि वो उसका औकात दिखाना चाहता है कि देख तू क्या ही कर सकता है। जिसके साथ यहाँ पे बॉक्जी जल्दी से कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं और लू फेंग ऑर्डर करता है कि चलो बाहर चल कर देखते हैं। अब गॉड एम्पर चांगफू यह देखकर हैरान हो जाता है कि यार अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि लू फेंग तो फ्री का गिफ्ट लेगा नहीं और साथ में वो उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी हैसियत दिखा दी कि वो कैसा बंदा है। इसके साथ एक प्रैक्टिशनर ईगरली पूछता है कि गॉड एम्पर लू फेंग क्या आप हम सभी को गाइडेंस दे सकते हो। अब लू फेंग बाहर निकलता है तो वो बंदे लू फेंग से ही पूछने लगते हैं, तो लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि यहाँ पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स गैदर हो चुके हैं और मैं आज सभी से मिलने वाला हूँ और सबसे पब्लिकली डॉ को डिस्कशंस करने वाला हूँ। इसको सुनकर वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यार अपने गॉड एम्पर लू फेंग तो उन सभी से डॉस के बारे में पब्लिकली डिस्कस करेंगे। इसके साथ वहाँ पे वो बंदे बाहर निकल जाते हैं और उसी के साथ वो जितने भी 20 बंदे होते हैं वो सभी मिलके गॉड एम्पर चांगफू को कहने लगते हैं कि गॉड एम्पर चांगफू तुम तो बहुत कतई ज़्यादा लालची हो रखे हो। गॉड एम्पर लू फेंग एक इनविंसिबल रियलम के एग्जिस्टेंस से क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ऐसे तुम्हारे ट्रेजर्स के बारे में केयर भी करेंगे। और सारे प्रैक्टिशनर्स उस पर हंसने लगते हैं। मतलब ऐसी किस्मत कौन ही करना चाहेगा। मतलब कि एक अच्छा रिलेशंस बनाने का तुम्हारे पास टाइम था, लेकिन उस बंदे ने इस बेहतरीन से मौके को गवा दिया होता है और जो ट्रांजैक्शंस की न्यूज़ होती है वो प्रैक्टिशनर्स के अंदर फैल जाती है और यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो इसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। गॉड एम्पर चांगफू को भी यार थोड़ी सी एक वर्ज होने लगती है कि उसने क्या ही कर दिया, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे खड़ा होता है कि तभी उसके कंधे के ऊपर कोई बंदा हाथ रखता है। मतलब कि यार वो आराम से खड़ा था, किसी बंदे ने आकर उसके कंधे पे हाथ रख दिया और उसके ऊपर पूरी बॉडी के अंदर एक टेरिफाइंग फोर्स कह सकते हो कि फैलना शुरू हो जाती है। और वहाँ पे गॉड एम्पर चांगफू डरते हुए आंखों से जब पीछे मुड़ता है तो पीछे वो एक ओल्ड मैन को पाता है जिसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। अब वो पागल हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा कह सकता कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था और हमें पता चलता है कि उसको देखकर तो गॉड एम्पर चांगफू की फट जाती है और गॉड एम्पर चांगफू कांपते हुए कहता है गॉड एम्पर
जीके, मतलब जीके यहाँ पे आया होता है। अब कौन नहीं जानता कि ये गॉड एम्पर जीके कितना ज़्यादा खतरनाक है, जिसके साथ गॉड एम्पर जीके उससे पूछता कि आखिरकार तुम किस तरह का ट्रेजर स्लूफिंग को बेचना चाहते हैं। इसके साथ वहाँ पे गॉड एम्पर जाफुम कुछ नहीं कर पाता और वो समझ जाता कि अगर इसने नहीं माना बात तो इसको बहुत ही पीटेगा, और वो निकालते हुए कहा था कि मैं इस गोल्डन स्टाफ को बेचना चाहता था, जिसको देखकर गॉड एम्पर जीके उसके उसी गोल्डन स्टाफ को छीनते हुए कहा था कि ये अब मेरा हुआ, जिसको देखकर गॉड एम्पर जीके यार हिम्मत ही नहीं करता कि वो उससे ले सके, क्योंकि वो काफी कमजोर था। और वहां पे गॉड एम्पर जीके बस छीन लेता, उसे एक सिंगल हिनवाइन क्रिस्टल तक नहीं देता। मतलब देख रहे हो कुछ नहीं, घंटा उसको नहीं देने वाला था, जिसके साथ गॉड एम्पर जीके हंसते हुए क्या था कि मैं तो बस लू फेंग से मिलने वाला था और मैं सोच रहा था कि कौन सा गिफ्ट दूं, वैसे थैंक यू गिफ्ट के लिए। जिसके साथ वहां पे गॉड एम्पर चैनफू कुछ भी नहीं कह पाता और इसी वक्त बॉगजू डिस्टेंस में आता और कहता लॉन्ग डाओजून गॉड एम्पर जीके गॉड एम्पर लू फेंग ने आप दोनों को समन किया है। जिसके साथ वो दोनों बॉगजी को फॉलो करते हुए केव के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे बाकी के पीक लेवल एग्जिस्टेंस से सभी इसको देख रहे थे और क्या था कि लॉन्ग डाओजून और गॉड एम्पर जीके ये एक्सपेक्टेड थे कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इन्होंने हमारे से ऊपर काफ़ी डीप एक्यूमुलेशंस को ले रखा है और ये सभी बातें कर रहे थे। अब उन सारे क्राउड के अंदर टू प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। उनमें से एक यानफेंग एंसेस्टर और दूसरा ठंडा एंसेस्टर होते हैं जो कि उन भीड़ के अंदर शामिल होते हैं, जहाँ पे यानफेंग एंसेस्टर और ठंडा एंसेस्टर एक तरह के देश से देख कर कहते हैं कि लू फेंग जानता होगा कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके साथ कनेक्शन बना रखा है, लेकिन अभी के फिलहाल में हमने उसके साथ ओरिजिन कॉन्टिनेंट में उतना गहरा संबंध नहीं बनाया, तो यार वो हमारे बारे में उतना केयर नहीं कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आखिरकार लू फेंग जब इन दोनों मैनचेस्टर से मिलता है तो उसकी वाहवाही तो पूरी डार्क होली वेल में हो जाएगी, इसकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सबको पता चलेगा कि इसी सेम ओरिजिन कॉन्टिनेंट से आते, तो उसके बारे में कौन नहीं बात करेगा, कौन ना उससे दोस्ती बनाना चाहेगा। तो इसके क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, हो तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।